तो कहानी शुरू होती आज से 4 महीने पहले, जब मैं माथेरान की टेकड़ी पर फुटबॉल खेल रहा था। तभी मुझे नेपाल काठमांडू से एक मेल आता है। मेल में लिखा था, वी नीड यू अर्जेंटली। नेपाल काठमांडू में अर्जेंटली एक कार्यक्रम के लिए वॉलंटियर्स की ज़रूरत थी और मैं नेपाल जाना चाहता था, क्योंकि नेपाल घूमने का इससे अच्छा मौका मुझे कभी नहीं मिलने वाला था। इसलिए मैंने बैग भरी, टिकट निकाला, पानी की बोतल भर ली और ट्रेन से निकल पड़ा नेपाल की ओर। नेपाल बॉर्डर से क्रॉसिंग करने के लिए मैंने शहर चुना जयनगर, और जयनगर जाने के लिए एक ही ट्रेन थी, पवन एक्सप्रेस। क्योंकि जयनगर से आप जनकपुर और जनकपुर से आप काठमांडू सिर्फ 12 घंटों में जा सकते हैं। मेरी जर्नी शुरू हो चुकी थी। अगले 17 घंटों तक मैं इस ट्रेन में और अगले 17 दिनों तक मैं नेपाल में रहने वाला था। नई जगह जाने वाला था, नए लोगों से मिलने वाला था और बहुत सारे दोस्त बनाने वाला था। पवन एक्सप्रेस ट्रेन जब भुसावल महाराष्ट्र से निकली तो वह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार होते होते नेपाल बॉर्डर तक पहुंच जाती है। इस ट्रेन का टिकट लगभग 625 रुपये था, जो कि भुसावल से जयनगर तक था। मेरी सीट कंफर्म नहीं थी, इसलिए मैं जहां जगह खाली थी वहीं पर बैठ गया। इस ट्रेन में मेरे साथ एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची भी थी, जो उसके मम्मी पापा के साथ ट्रैवल कर रही थी। उसकी मम्मी उसे चिप्स खिलाती, लेकिन वो बच्ची वो चिप्स मुझे खिलाना चाहती थी। बहुत ही प्यारी बच्ची थी वो। इस ट्रेन का सफर लगभग 17 घंटों का था। रास्ते में हम लोग बुरहानपुर, गाजीपुर, वाराणसी, समस्तीपुर, दरभंगा ऐसे बड़े स्टेशनों से होकर जयनगर पहुंचेंगे। मेरी सीट कंफर्म नहीं थी, इसलिए मैं ट्रेन में इधर उधर घूम रहा था। इस ट्रेन सफर के दौरान मैं कभी ट्रेन के दरवाजे पर, कभी भीड़ में, कभी खाली जगह सफर कर रहा था। ट्रेन के दरवाजे पर जब मैं खड़ा था, तब मेरे शर्ट पर किसी बंगाली बाबा का च्युइंगम चिपक गया। तो अभी मैं हूँ वाराणसी जंक्शन पे, जिसे कुछ लोग काशी के नाम से बुलाते हैं। काशी, वाराणसी, बनारस, एक ही नाम से ये प्रसिद्ध शहर है। पसीना पसीना हो गया है, दिमाग खराब कर रखी है। ये देखो, देख रहे हो, अरे जूते पड़ेंगे सर पे ऐसे किए। जिसने भी ये च्युइंगम चिपकाया था, उस साले को अगले आधे घंटे तक मैंने भर भर के गालियाँ दी और फिर चुपचाप अपनी जगह पे जाकर बैठ गया। ट्रेन सफर के दौरान आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं। ट्रेन में न जाने कितने लोग अपने गांव की तरफ, अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं। एक काफी उलझा हुआ माहौल होता है। इन सब में आपको कोई ना कोई आदमी एक ऐसी बात बोलेगा जो आपके दिल को छू जाएगी। इसी प्रकार से एक अंकल मुझे एक बात बता रहे थे, कीमत नहीं होती। हाँ, उसकी कीमत नहीं। घर की मुर्गी दाल बराबर। उसका मतलब ये होता है, जो अगर आपके पास घर में मुर्गी हो ना, तो लोग उसको दाल समझते हैं। हाँ, जब मर्जी हो उसको डाल दो किचन में। सही है। तो घर की मुर्गी दाल बराबर। तो लगभग 17 घंटों के बाद मैं जयनगर पहुंच गया था। मैं पहुंचने के बाद वहां पर टाइम हो चुका था, लगभग रात के 2 बजे थे। वहां पर ही मैं स्टेशन पर सो गया और सुबह होने का इंतज़ार करने लगा। तो अभी मैं हूँ जयनगर स्टेशन बिहार में, जो कि बिहार का
मतलब नेपाल बॉर्डर की तरफ सबसे लास्ट स्टेशन है। यहाँ से मैं नेपाल बॉर्डर बाय लैंड क्रॉस करूँगा और अगर ऐसे ही चलता रहा तो पूरी दुनिया को जीतने के लिए मुझे 6 महीना 4 घंटे और 2 दिन लगेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, एडवेंचर शुभम। तो अभी मैं हूँ जयनगर पे और ये जो पीछे आप देख रहे हो पुल, कहाँ गए ये, तो ये भारत और नेपाल को जोड़ने वाला पुल है बाय लैंड, मतलब आप क्रॉस करके जा सकते हो वहाँ पे। और क्या हमारे सफ़र की शुरुआत हो चुकी है। और ये है नेपाल के 100 रुपीज़। पुल क्रॉस करने के बाद ही एक आदमी मिला था जिसके हाथ में नेपाली नोट्स थे, तो मैंने एक नोट देख लिया और फोटो निकाल ली उसकी। जयनगर से जनकपुर जाने के लिए केवल एक ही ट्रेन है। ये ट्रेन भारत ने ही नेपाल को भेंट दी है। पूरे नेपाल में केवल एक ही ट्रेन ट्रैक है, क्योंकि नेपाल एक पहाड़ों से भरा हुआ देश है, तो यहाँ का मुख्य ट्रैवल रोड्स पर ही होता है, जिसे बस और लॉरीज के द्वारा किया जाता है। स्विट्जरलैंड में जैसे बड़े कांच वाली ट्रेन होती है, वैसे ही ये जनकपुर से जयनगर वाली ट्रेन है। जनकपुर पहुंचते ही मैं वहाँ पे एक धर्मशाला में रुक गया। यहाँ पर मेरा वॉलंटियरिंग का काम था। यहीं पर मैंने बहुत सारे नए दोस्त बनाए, राकेश, दीपक, दिनेश, बंटी और योगेश। इन्हीं दोस्तों के साथ मैं जनकपुर घूमा करता था। जनकपुर में मैं 9 दिनों तक रुका। जनकपुर माँ जानकी का घर है, यहीं पर माँ सीता जी का जन्म हुआ था। मेरे नए दोस्तों के साथ हमने सीता मंदिर में दर्शन किए और वहाँ का परिसर देखा। इसी बीच मेरा मोबाइल खो गया था, लेकिन एक अंकल को वो मिला और उन्होंने मुझे वो लौटा दिया। जाने देना, फोन मत जाने देना। सीता मंदिर में मुझे कुछ जर्मन ट्रैवलर्स भी मिले थे। इनका नाम है यूलिया फ्रॉम जर्मनी। मेरा जो वॉलंटियरिंग का काम था उसमें मैंने खाना बनाता था, खाना परोसना, सब्जी काटना, ऐसी सारी चीज़ें करनी पड़ती थी। और ये सारे काम हम दोस्त सब मिलकर करते थे। अगले 9 दिनों तक हम यही काम करते रहे और काम करने के बाद हम लोग वही खाना खाते और वहीं पर सो जाते। फिर रात के 2 बजे फिर से जनकपुर घूमने चले जाते। जनकपुर में पानी के 2 बड़े कुंड भी हैं, वहीं पर बच्चे तैरते थे। जनकपुर के बाद मैं चला गया काठमांडू। काठमांडू नेपाल की राजधानी है, जो पशुपतिनाथ के लिए भी प्रसिद्ध है। काठमांडू हिंदू मंदिर, बौद्ध स्तूप और अपने पुराने वास्तुकला के लिए बहुत प्रसिद्ध शहर है। काठमांडू में मैंने 3 दिन बिताए। इन 3 दिनों में मैंने पशुपतिनाथ मंदिर, बौद्ध स्तूप, काठमांडू मार्केट यार्ड, गार्डन ऑफ ड्रीम्स, पुराने वस्तुओं का संग्रहालय, नेपाली राजा का महल, ये सारी चीज़ें देखी। वहीं पर मैंने टूरिस्ट की एक टोपी भी खरीद ली। नेपाल में बहुत सख्त लकड़ी मिलती है, इसलिए यहाँ की ज़्यादातर घर लकड़ी से बने हुए मिलेंगे। काठमांडू घूमने के लिए प्राइवेट सिटी बसेस चलती हैं और इनका किराया भी लगभग काफ़ी सस्ता होता है। हिमालय पहाड़ी इलाके में देहरादून, श्रीनगर, इनमें काठमांडू दुनिया का सबसे बड़ा शहर है। यहीं पर मैं 3 दिनों तक रुका था। वापस आने के लिए मैंने प्राइवेट बस ली, जिसका रेंट था 750 इंडियन रुपीज़ और 1200 नेपाली रुपए। आते टाइम पे बहुत बारिश हो रही थी, इसलिए मैंने फिर से एक बार पशुपतिनाथ के दर्शन किए और वहाँ से बस पकड़ ली जनकपुर की ओर। जनकपुर से फिर से जयनगर आ गया और जयनगर से पवन एक्सप्रेस वही ट्रेन पकड़ी जो कि भुसावल तक थी। रास्ते में मैं काशी में रुक गया क्योंकि ट्रेन में बहुत भीड़ थी। बाबा भोलेनाथ दर्शन करने के लिए मुझे काशी में रुकना था। पिछली बार काशी में मैं 2018 में आया था।
काशी में मैं 2 दिन रुका। इन 2 दिनों में मैंने गंगा नदी, मणिकर्णिका घाट, रामगढ़ किला और हिंदू यूनिवर्सिटी देखी। रामगढ़ किला जाने के लिए आपको गंगा नदी क्रॉस करनी पड़ती है। किले में बहुत सारी पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी बंदूकें, पुरानी तलवारें आदि का एक संग्रहालय भी बनाया गया है। किले के आसपास बहुत सारी पुरानी इमारतें भी थी। वहाँ पर एक तोपगाड़ा भी था, छोटा सा। किला देखने के बाद मैं फिर से वापस गंगा किनारे आ गया। माँ गंगा को देखकर बहुत दिन हो गए थे। पिछली बार मैं यहाँ लगभग 4-5 सालों पहले आया था, इसलिए मैंने गंगा नदी में बहुत सारी डुबकियाँ लगाई। बाद में तिलक भी लगाया और भोलेनाथ के दर्शन किए। पता नहीं अब कब आऊँगा फिर से इस शहर में। पता नहीं अब कब आऊँगा फिर इस शहर में।